हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम आन रान है वो इस वक्त लेबर रूम में है और यहाँ पर वो अपने ट्विंस को जन्म दे रही है। उसकी स्टेप सिस्टर जाओ जी भी वहाँ पर है। वो उसे बताती है कि पहले तो तुम्हारी बेटी हुई है जो कि सांसें नहीं ले रही, जबकि दूसरा जो उसका बेटा हुआ था उसे वो साथ लेकर चली जाती है उसे छीन कर। और इसके साथ साथ उसे एक और बहुत बड़ा शौक मिलता है और वो ये कि उसकी मम्मी जो कि इस टाइम पे आईसीयू में थी उनकी डेथ हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद वो ट्रॉमा में चली जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे एमनीजिया भी हो जाता है। और इसके साथ साथ उस बेचारी पर इतना जुल्म होता है कि मरने से पहले उसकी मम्मी जब बीमार थी तो उसके स्टेप डैड और स्टेप सिस्टर ने उसकी मामा की इतनी मुश्किल से एस्टेब्लिश की हुई कंपनी किसी तरह से एक्वायर कर ली थी उनको धोखा देकर। और अब वो आन रान के दुश्मन बने हुए थे। वो उसे मजबूर कर देते कि वो ये देश छोड़कर चली जाए और इसके साथ साथ उसका सब कुछ उन्होंने छीन लिया था। वो एक वेल विशर की हेल्प से अपनी जान बचाकर अब्रॉड निकल जाती है। और फिर उसके बाद कहानी साथ साथ फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। आन रान ने बाहर बैठकर एक बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली थी और उसके बाद वो चाइना में वापस अपनी एंट्री देती है और फुल दबंग स्टाइल में। आन रान अपनी कंपनी की एक यंग सीईओ बनकर वापस लौटी थी। सबको लगता था कि पता नहीं ये कंपनी संभाल पाएगी भी कि नहीं, क्योंकि उनकी कंपनी का आजकल कंपटीशन चल रहा है और वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी से, और उसका नाम था सीतू ग्रुप। लेकिन जिस तरह से आन रान अपने काम में सीरियस दिखाई दे रही थी उसके एम्प्लॉयज को लगने लगता है कि वाकई कुछ बड़ा करके दिखाएगी। दूसरी तरफ हमें सीतू ग्रुप के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जो कि हमारे ड्रामे का हीरो है और उसका नाम है सीतू मो। आज वो अपने डायरेक्टर्स की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रहा था और उन पर काफी गुस्सा भी करता है उनकी गलतियों की वजह से। लेकिन यहीं पर ही एक एम्प्लॉय अपनी सीट से उठकर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि उसे पता चलता है कि उसकी सीट पर तो ग्लू लगा हुआ है। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि सब के साथ सेम हुआ था। सब बेचारे अब अपनी सीट से चिपके हुए थे, जिनमें सीतू मो भी शामिल था। अब वो बहुत मुश्किल से अपनी जान तो सीट से छुड़ा लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी इज्जत का फालूदा हो गया था। और ये सारा कुछ किसी और ने नहीं बल्कि सीतू मो के नॉटी से सन जी मिंग ने किया था, जो ये सारा कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर भाग जाता है। डैड जब उस पर चिल्लाते हैं कि जी मिंग रुक जाओ तो वो कहता है डैड हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, लेकिन पहले अपनी पैंट तो संभाल लो। उधर आन रान को दिखाते हैं वो अपने फैमिली हाउस में वापस जाती है जहाँ पर इस वक्त उसकी स्टेप फैमिली ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन वो अपने साथ लॉयर लेकर आई थी और उसने अपनी मम्मी की विल के अकॉर्डिंग ये घर जो उसकी मम्मी का हुआ करता था अब दोबारा हासिल कर लिया था। और वो मजबूर कर देती है कि जीजी और उसकी फैमिली ये घर छोड़कर चली जाए। अब उसके बाद उसकी सीतू ग्रुप में एक मीटिंग थी और वही अटेंड करने के लिए जब वो जा रही होती है तो वहाँ पर शैतान बच्चे जीमिंग को दो गार्ड्स पकड़ रहे थे। लेकिन वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। और वहीं पर ही हमारी फीमेल लीड आन रान उसे देख लेती है। उसे देखते ही उसे कुछ यादें आने लगती हैं और ऐसे लगता है कि अगर आज मेरा बच्चा मेरे पास होता तो वो भी शायद इस जीमिंग की एज का होता। वो जाती है और उस बच्चे को बचाने लगती है, लेकिन वो बच्चा रोड पर दौड़ जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी उसे टकराने वाली थी कि आन रान आगे बढ़ती है और उसे बचा लेती है। अब वो खुद बेहोश हो गई थी। तो अब सीतू मो और जीमिंग दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जबकि आन रान वहीं पर ही लेटे हुए कुछ बुरा सपना देख रही थी अपने पास्ट से रिलेटेड। और यहाँ पर उसे सीतू मो दिखाई दे रहा था और इसके साथ साथ एक और मिस्टीरियस इंसान भी जो उसे ये सारा कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो चिल्ला कर उठती है और कहती है कि मुझे रिवेंज चाहिए। ये सुनते ही सीतू मो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड से वापस लगाता है और कहता है कि तुम मेरी बिजनेस कॉम्पिटिटर हो, किसी हिडन एजेंडा के साथ आई है तो इतना बता दूं, मेरे बेटे से दूर रहना। अब इतने में वहाँ पर एक डॉक्टर भी आ जाता है। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर शियाओ था, जो कि एक्चुअली सीतू मो का फ्रेंड भी था और इसके साथ साथ आन रान का सीनियर भी। वो भी उसे अच्छे से जानती थी। अब सीतू मो और जीमिंग तो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि शियाओ घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है और आन रान को कहने लगता है कि मैं बहुत सालों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुम अब नजर आई हो। यूँ लगता है कि जैसे उसका आन रान पर क्रश है और वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है जिसका नाम शिंग है। और वो आते ही आन रान को मामा कहने लगती है।
अब उसके मुंह से मामा का शब्द सुनते ही शियाओ अपनी फीलिंग्स को वहीं पर ही रोक लेता है और हैरान हो जाता है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। एक्चुअली ये वही बच्ची है जिसने पैदा होने के बाद सांसें नहीं ली थी और सबको लगा था कि वो मर चुकी है, लेकिन इनफैक्ट वो जिंदा थी और इसे आनरान ने अपने साथ रखा था इतने साल। शिंग भी हमेशा से यही सोचती थी कि उसका कोई तो डैड होना चाहिए। यहाँ पर अंकल शियाओ को देखकर उसे लगने लगता है कि ये मेरी मम्मी के साथ इतने स्वीट हैं और हैंडसम भी, शायद ये मेरा डैड बनना डिजर्व कर सकते हैं, इनको मैं लिस्ट में ही रखूंगी। जबकि दूसरी तरफ हमें सीतुमू को दिखाते हैं, उसकी जिंदगी हर वक्त एक अजाब ही बनी होती है और वो भी अपने बेटे जी मिंग की वजह से। वो कोई ना कोई शरारत करके अपने डैड को मुसीबत में डालता रहता था। आज जब सीतुमू उसके कमरे में आता है तो देखता है कि बेटा तो बहुत बिगड़ चुका है, उसने होमवर्क भी ढंग से नहीं किया था और 6+2 को वो 4 लिख रहा था। वो सोचने लगता है कि तुम्हारा मैं क्या करूं। तो जी मिंग कहता है कि आप मुझे एक अच्छी सी क्यूट सी सुंदर सी टीचर ला दें जो मेरी नैनी भी हो और मेरा ख्याल रखे बिल्कुल एक मम्मी की तरह। और हाँ, मेरे पास आइडिया भी है, जिन आंटी ने आज मुझे बचाया था वो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, प्लीज उन्हीं को ही मेरे लिए हायर कर ले, मैं वादा करता हूँ मैं अच्छे से पढ़ा करूंगा। एक्चुअली कल आनरान ने जीमिंग को अपना कार्ड भी दिया था और उसे पता चल गया था कि आनरान कौन सी बिल्डिंग में काम करती है। आज वो बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर किसी तरह वहीं पहुंच जाता है और ये भी जीमिंग को वहां पर जाते हुए देख लेती है। वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और फिर इस तरह से वो लोग ऊपर आनरान के ऑफिस तक पहुंच चुके थे। आनरान उस वक्त डिजाइनिंग का काम कर रही थी। जीमिंग को देखकर हैरान रह जाती है। जीमिंग उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है कि मेरे डैड कितने जालिम है, सारा सारा दिन मुझे घर पर अकेला रखते हैं, मेरी कोई ट्यूटर नहीं, और जब शाम को घर लौटते हैं तो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह मुंह से आग निकालने लगे। मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। उसकी क्यूट क्यूट बातें वो सुनी रही थी कि ऊपर से जी आ जाती है। वो तो जीमिंग की मम्मा बनना चाहती थी, लेकिन जीमिंग साफ इनकार कर देता है और कहता है ये मेरी मम्मा नहीं है, बल्कि इनको तो मेरा आंटी कहने को भी मन नहीं करता, इनको कभी मैं मामा के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। आंटी आनरान, क्या आप मेरी मामा बनेंगी? जबकि उसी टाइम पर सीतुमू भी अपने बेटे को तलाश करता हुआ वहां पहुंच जाता है। जीमिंग डैड को देखते ही कहने लगता है कि आंटी जीजी मुझे बुरा भला कह रही थी कि इस बदतमीज बच्चे को कोई मैनर्स नहीं है, ये बिल्कुल अपने डैड पर गया है। और जीजी तो हैरान रह जाती है, मेरी चालाकियां एक साइड पर, ये बच्चा मुझसे भी 2 हाथ आगे है। लेकिन इस सारे केओस के बीच जीजी ने बहुत चालाकी से आनरान ने कुछ ज्वेलरी डिजाइन जो वहीं पर पड़े हुए थे उनकी फोटो ले ली थी। अब उसके बाद सीतुमू अकेले में आनरान से बात करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें साइट 9 का प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा ही है ना? मैं वहाँ का सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूँ और मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिला सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि मेरा बेटा जो कि बहुत जिद्दी हो चुका है वो चाहता है कि तुम उसकी ट्यूटर बन जाओ। क्या प्लीज शाम को रोजाना तुम आकर उसे देख सकती हो? आनरान ऑफ कोर्स मानसे तो ये कभी भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके भी कुछ हिडन मोटिव्स थे। वो चाहती थी कि वो सीतू ग्रुप के अंदर घुसे और उनके कुछ राज जाने, क्योंकि ये सीतू ग्रुप ही था जिसने कुछ साल पहले इसकी मामा की कंपनी को उसके स्टेप डैड से खरीद लिया था। यहाँ पर वो घर में घुसकर कुछ तलाशी ले रही होती है कि इतने में ऊपर से सीतुमू पहुंच जाता है जो उससे कहने लगता है कि तुम कहीं सीतू यून शांग के लिए तो नहीं काम करती, यहाँ पर क्यों तलाशियां ले रही हो? और इससे पहले कि वो पकड़ी जाती वो सीतुमू को अपने करीब कर लेती है और पीछे से अपनी यूएसबी उठा लेती है, लेकिन उनके बीच एक ऑकवर्ड सा सीन भी क्रिएट हो गया था। अब उसके बाद आनरान जीमिंग के पास चली जाती है और उसे बहुत सी चीज़ें सिखाने लगती है। यहाँ पर उसके कपड़ों पर एक ड्रिंक गिर गई थी तो उसे ऑफ कोर्स कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। उधर हमें सीतुमू को दिखाते हैं, वो बहुत परेशान बैठा हुआ था और अपने मॉम डैड को याद कर रहा था जिनकी इकट्ठे ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इतने में जीमिंग डैड को फ़ोन करके कहता कि मैं वॉशरूम में फंसा हुआ हूँ और टॉवल लाना भूल गया हूँ, प्लीज़ मुझे ला दें। लेकिन एक्चुअली वो तो था नहीं वॉशरूम में, वहाँ पर थी आनरान। और जैसे ही उन दोनों का इस तरह से आमना सामना होता है वो दोनों बहुत चिल्लाते हैं और आनरान बेचारी तो वहाँ पर सफोकेशन की वजह से बेहोश ही हो गई थी। अब इन दी एंड आनरान जब होश में आती है तो उसे पता चल जाता है कि सारी जीमिंग की शरारत थी और वो यही चाहता है कि वो उसकी मामा बन जाए, तो इसीलिए डैड और मॉम को क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं, सीतुमू के हाथ पैर अपने बेड पर बंधे हुए थे। वो बहुत चिल्लाता है, उसे लगता है जीमिंग की शरारत है, लेकिन वहाँ पर एक और शैतान बच्ची थी जो कि शिंग थी। वो आकर उसे बदला ले रही थी कि रात को मेरी मम्मी को मुझसे दूर रख के आप लोगों ने यहाँ पर क्यों स्टे कराया, और इसके साथ साथ बदले के तौर पर वो उसके पैरों को टिकल करने लगती है। अब उस बेचारे का सांस के बुरा हाल हो रहा था। अब शोर की आवाज सुनकर वहाँ पर जीमिंग और आनरान दोनों पहुंच जाते हैं और सीतुमू अपनी इस हालत को लेकर काफी शर्मिंदा होता है। अब वो दोनों ही बैठे हुए थे और अपने बच्चों की गलतियों को लेकर अपोलोजाइज करने लगते हैं। जिस तरह से मॉम और डैड की आपस में नहीं बनती थी, इसी तरह से जीमिंग
और शिंग की भी आपस में नहीं बन रही थी। शिंग तो उसे लिटिल ब्रैट के नाम से बुला रही थी और आगे से ज़ीमिंग भी उसे लिटिल विच ही कह रहा था। अब उसके बाद वो लोग नाश्ते की टेबल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जी भी पहुंच चुकी थी, जो कि ज़ीमिंग की मामा बनने के बहुत बड़े बड़े नाटक कर रही थी, लेकिन ज़ीमिंग उनको भाव ही नहीं दे रहा था और कहता है कि आपके हाथ का बना नाश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब जी की इंसल्ट होती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जी घर जाकर काफ़ी परेशान थी और अपनी मामा से कहने लगती है कि आनरान की बेटी कहाँ से आ गई, मुझे याद है कि वो तो मरी हुई थी। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सीतुमो के एक ग्रैंडफादर हैं और ये ग्रैंडफादर उनकी कंपनी में सबसे पावरफुल हैं और यहाँ पर जी हमेशा उन्हीं का ही दिल जीतने के लिए उनके आगे पीछे फिरती रहती है ताकि वो खुश होकर सीतुमो की और उसकी शादी करा दें। लेकिन सीतुमो कभी भी जी में इंटरेस्ट नहीं लेता था। आई डैड सीतुमो से बात करते हैं उसके अंकल यून शांग के बारे में, लेकिन अंकल यून शांग का नाम सुनते ही सीतुमो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वही तो है जिन्होंने मेरे डैड को और मॉम को मारा था, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन दादाजी का कहना था कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं, इसलिए इन फजूल चीजों को बुला दो। लेकिन सीतुमो कहता है सबूत मैं तलाश कर लूंगा। उधर आनरान को खबर हो जाती है कि उस दिन जब जी उसके ऑफिस में आई थी तो उसने उसके डिजाइन चुरा लिए थे, इसीलिए तो उसका डिजाइन रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन वो भी पूरी तैयारी के साथ दोबारा कंपटीशन में जाने का फैसला करती है। अब उसके बाद आनरान शाम को हॉस्पिटल में जाती है और वहीं पर उसका आमना सामना श्याओ से होता है। हमें पता चलता है कि आनरान आजकल साइकेट्रिस्ट को भी देख रही है क्योंकि उसे बहुत सी बातें अपने पास्ट की जो याद नहीं आ रही और इसी एमनीजिया को लेकर वो बहुत परेशान है। वो घर आने से लेट हो जाती है तो यहाँ पर शिंग और ज़ीमिंग दोनों ज़ीमिंग के घर पर थे। वहाँ पर दोनों आपस में लड़े जा रहे थे। शिंग कहती थी कि मैं अंकल श्याओ को ही अपना डैड बनाऊंगी, लेकिन ज़ीमिंग का कहना था कि मेरे डैड ज्यादा हैंडसम और ज्यादा रिच हैं। अब उसके बाद वो सारे लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर बातों बातों में आनरान को पता चलता है कि सीतू ग्रुप की तरफ से ये डिजाइनर है जो कि डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है और यहाँ पर आनरान उसे चैलेंज कर देती है कि कंपटीशन में जीत के दिखाऊंगी, तुम्हारी कंपनी से छीन लूंगी ये टाइटल। लेकिन सीतुमो को लगता था कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रही है। अब उसके बाद हमें एक और बात पता चलती है और वो ये कि शिंग कंप्यूटर जीनियस है। ज़ीमिंग और शिंग की थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती थी और बीचों बीच लड़ाई भी। यहाँ पर ज़ीमिंग के थ्रू वो उसके डैड के लैपटॉप का पासवर्ड तो जान जाती है और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर देती है। आंटी जी दोनों को ही बुरी लगती थी तो उन्होंने डेवल वाले कान लगा दिए थे उसी प्रेजेंटेशन पर जो उन्होंने कंपटीशन में देनी थी। और फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब वो लोग एक सेमिनार में पहुंचे हुए थे और फाइनल 2 कंटेस्टेंट थे जिसमें से एक आनरान और दूसरी जी थी और यहाँ पर जी को ही विनर अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो जी की फोटो आती है वो किसी डेवल से कम नहीं थी, वो विच लग रही थी और इसी पर ही सारे लोग बहुत हंसते हैं। लेकिन जी तो इस बात से खुश थी कि उसने आनरान को हरा दिया है। पर आनरान उसने भी पूरी तैयारी करी हुई थी। वो कहने लगती है कि जो ब्रेसलेट तुमने डिजाइन किया है उस पर ग्रीक लेटर्स में क्या लिखा हुआ है तुम्हें तो उसका मतलब भी नहीं पता, उसका मतलब तो हेट है। इसके साथ ही वो अपने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चला देती है जिसमें वही डिजाइन उसके ऑफिस में पड़ा हुआ था और जी उसकी फोटोज ले रही थी। इसका मतलब है कि जी उस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है प्लेजरिज्म की वजह से और इसके साथ साथ सीतू ग्रुप की भी बहुत बदनामी होती है। अब आनरान वाकई जीत चुकी थी जिस तरह से उसने सीतुमो को चैलेंज किया था। अब आनरान के जीतने पर श्याओ भी बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि इसी खुशी में हम लोग इकट्ठे डिनर पर चलते हैं। उनके साथ शिंग भी थी और शिंग यहाँ पर श्याओ के साथ मिली हुई थी। वो जानबूझकर आनरान को और श्याओ को अकेला समय दे देती है ताकि वो लोग आपस में बातें डिस्कस कर सकें और साथ ही साथ उसने श्याओ के साथ टीम अप कर लिया था। वो वेट्रेस को कहकर जाती है कि ये एक रिंग है जो कि आपने केक के अंदर डालनी है, मेरे होने वाले डैड मम्मी को सरप्राइज देना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन दोनों की इकट्ठे बैठे हुए फोटो वो सेंड कर देती है ज़ीमिंग को और कहती है कि देखो तुम्हारे डैड हारने वाले हैं। लेकिन ज़ीमिंग ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो अपने डैड को बाथ टब से निकालता है और बस किसी भी हुलिये में अपने साथ लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है क्योंकि उसे हर हाल में आनरान ही अपनी मम्मी चाहिए थी। अब जैसे ही वहाँ पर टेबल पर केक आता है तो ज़ीमिंग पहुंच जाता है और उस केक को खाना स्टार्ट कर देता है। श्याओ का जो सरप्राइज था उसमें रिंग रखने का वो बेचारे का वैसे ही खराब हो चुका था। लेकिन यहाँ पर सीतुमो जब उन दोनों को इकट्ठे देखता है तो काफी जेलस भी नजर आता है और कहने लगता है कि हम लोगों ने लगता है आप लोगों की डेट को इंटरप्ट कर दिया है। और साथ ही साथ वहाँ पर केक से रिंग निकलती है जो कि सीतुमो उठाकर आनरान के सामने रख देता है और कहता है कि हमें चलना चाहिए, आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ फैसला कर लें। ज़ीमिंग अलग रो रहा होता है जबकि शिंग भी परेशान थी अपनी मम्मी की डेट खराब होने की वजह से। लेकिन इतने में उन दोनों का आमना सामना हो जाता है।
आनरान टॉन्ट करने लगती है कि तुम इतनी जल्दी में आए थे कि तुमने स्लीपर पहने हुए हैं और ऊपर पैंट कोट। इसका मतलब है कि तुम मेरी डेट खराब करने के लिए बहुत डेस्परेट थे। ये सुनकर सीतुमू काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। अब उसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और सीतुमू कवर करने के लिए कहने लगता है कि मैं तो वैसे ही वहां पर आया था, बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था, तुमने जो आज कंपटीशन जीता है उसके लिए। और फिर उसके बाद उसे कहने लगता है कि देखो, तुम्हारी ड्यूटी है मेरे घर का ख्याल रखना, और हाँ, हाउस कीपिंग के तौर पर चलो तुम अब मेरी शर्ट को भी प्रेस करके दोगी। एक्चुअली वो उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था। जब वो उसकी शर्ट प्रेस कर रही होती है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर आनरान ने अंदाजा लगा लिया था कि सीतुमू जेलस हो रहा है, तो वो भी उसे कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे बॉदर ना किया होता तो आज की डेट मेरी बहुत अच्छी गुजरती। लेकिन इतने में उसका ध्यान सीतुमू की तरफ इतना था कि वो शर्ट भी जला चुकी थी। अब ये होते ही वो वहां से भाग जाती है। अब उसके बाद जब वो किचन में खड़ी हुई थी तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके स्टमक में पेन हो रहा था। यहाँ पर सीतुमू आता है, उसे संभालता है और फिर बेड में लिटा देता है। और उसके बाद उसने श्याओ को भी वहां बुला लिया था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही आनरान के लिए परेशान हो गया था। लेकिन श्याओ उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ज़ीमिंग की खातिर आनरान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, लेकिन अगर इसे चेरिश नहीं कर सकते, इसकी केयर नहीं कर सकते, तो प्लीज इसे मुझे दे दो। और शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि इस वक्त ये पीरियड्स में है, इसीलिए इतनी तकलीफ में है। अब यहाँ पर उन दोनों फ्रेंड्स की भी आपस में लड़ाई हो जाती है आनरान को लेकर। पर थोड़ी देर बाद जब वो आनरान को देखते हैं तो शर्मिंदा हो जाते हैं और श्याओ वहां से चला जाता है। अब सीतुमू को बहुत फिक्र हो रही थी आनरान की। वो इंटरनेट पर सर्च करता है और सोचने लगता है कि पीरियड्स के बीच एक लड़की की कैसे केयर की जाए। अब उसने बहुत सारी टिप्स ले ली थी और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उसके लिए एक वार्म सी टी बना कर लाता है ब्राउन शुगर की। ये देखकर आनरान को अंदाजा हो जाता है कि वो उसकी केयर करने की कोशिश कर रहा है। वो साथ ही साथ उसे बहुत रेस्ट भी दे रहा था, उसे कोई काम नहीं करने दे रहा था। ज़ीमिंग के साथ साथ वो उसकी बेटी शिंग का भी ख्याल रख रहा था। और यहाँ पर उसने एक फुट बाथ भी ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली तो आनरान के लिए था। पर ऊपर से वो कहने लगता है कि ये तो मैंने मंगवाया था ज़ीमिंग के लिए, लेकिन लगता है कुछ बड़ा आ गया, इसलिए आनरान तुम ही रख लो। अब उसके बाद सीतुमू जब ऑफिस में जाता है तो आज फिर से दादाजी उसके पास आते हैं और कहने की कोशिश करते हैं कि अपने अंकल यून शांग से वापस सुलह कर लो, लेकिन वो अपनी बात पर अटका हुआ था। कहता है कि उनकी और मेरी रिकंसिलिएशन कभी भी नहीं हो सकती। और फिर इसके साथ ही हमें एक और बात पता चलती है, और वो सरप्राइज ये था कि अंकल यून शांग यही वो वेल विशर है जिन्होंने अब से कुछ साल पहले आनरान को संभाला था और उसे अब्रॉड में सेटल कराया था। अब जो कंपनी आनरान ने एस्टैब्लिश की थी उन्हीं की हेल्प से की थी, और आज वो अपनी अपीयरेंस देते हैं उसी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर। एक्चुअली आनरान को पता नहीं था कि ये सीतो ग्रुप से रिलेटेड है। वो उनसे पूछती है तो वो कहने लगते हैं कि वो ओल्ड मैन वो एक्चुअली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे देश से बाहर निकाल दिया था, इसलिए मैं बाहर रहकर खुद को एस्टैब्लिश कर रहा था। उधर जीजी और उसके मॉम डैड को दिखाते हैं, उनकी हालत आजकल बहुत खराब थी, कंपटीशन भी हार चुके थे और साथ ही साथ पैसे की भी बहुत कमी हो चुकी थी। और फिर शाम के टाइम पर सीतुमू आज आता है आनरान को पिक करने के लिए, उसे घर पर ले जाने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर यून शांग को जब आनरान के साथ देखता है तो उसे देखते ही बहुत गुस्सा आ जाता है। अंकल यून शांग तो उसे बहुत स्वीट तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीतुमू उनसे बहुत रूडली बिहेव करता है और कहता है क्या मैं आपका असली चेहरा नहीं जानता, आप फिर से वापस आ गए हैं, क्या दोबारा से कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। अब ज़ीमिंग काफी नाराज होता है कि आप तो मेरी होने वाली मम्मी को लेने गए थे, आंटी आनरान को वापस साथ क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन आज सीतुमू का मूड बहुत खराब था। वो अपने मम्मी डैडी की फोटो देखने लगता है और उसे यही यादें आने लगते हैं कि यून शांग इसने अगर ये ना किया होता तो आज वो मेरे साथ होते। और ज़ीमिंग के बार बार पूछने पर वो कह देता है कि आनरान जिसे तुम मम्मी बनाना चाहते हो ना, वो किसी और के साथ डेट पर चली गई है। अब यही बात वो अपने दादाजी को जाकर बता देता है कि जिसको मैं मम्मी बनाना चाहता हूँ डैड उसे पटा ही नहीं सके, वो किसी और के साथ चली गई है। अब दादाजी पूछने लगते हैं कि वो कौन लड़की है। इतने में आनरान ऊपर से आ जाती और यून शांग भी दादाजी से मिलने के लिए आया था। पर आनरान को देखते ही दादाजी का मूड बहुत खराब हो जाता है और हम एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली जाओ जीजी ने ज़ीमिंग को लाकर दादाजी को दिया था और कहा था कि मेरी स्टेप सिस्टर आनरान उसने ही आपके पोते को पटाया है, सीतू ग्रुप पर कब्जा करने के लिए एक वारिस देना चाहती थी, इसीलिए उसे लूर किया है और अब ये बेटा मैं आपके पास ले आई हूँ। और दादाजी को उसी दिन से आनरान से नफरत हो गई थी और उन्होंने ही कहा था कि इसे अब्रॉड भिजवा दिया जाए। तो अब फाइनली हम ये जान पाते हैं कि ज़ीमिंग की रियल मम्मी आनरान ही है।
अब दादाजी यून शांग को भी बहुत डांटते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमारी फैमिली का इशू था, तुम इतने साल बाहर रहे बिल्कुल परायों की तरह। यून शांग उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोलता, मासूम बनने की कोशिश करता है और सॉरी करता हुआ वापस चला जाता है और कहता है कि सीतुमू मेरा भतीजा है, मैं इससे आज भी सुलह करना चाहता हूँ, पर यही है जो मेरे लिए दिल में नफरतें पाले हुए है। अब उसके बाद वो सारे लोग खाने पर इकट्ठे बैठे हुए थे, लेकिन डैड यहाँ पर आन रान से अच्छा बिहेव नहीं करते और कहते हैं कि तुम इस घर की नैनी के तौर पे यहाँ पर आती हो और नैनी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। ये कहकर वो उसे बाहर भेज देते हैं, लेकिन ये सुनते ही सीतुमू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि अगर उसे भेजा तो खाना मैं भी यहाँ पर नहीं खाऊंगा। अब बाहर जाकर पहले तो वो यून शांग से लड़ाई करता है और कहने लगता है कि आप यहाँ से चले जाएं और यहाँ ना आया करें। अब उसके बाद उसी घर पर जब शिंग आई हुई थी तो उसे देखते ही दादाजी कहने लगते हैं कि लड़की कौन है। पता चलता है कि ये तो आन रान की बेटी है, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ज़ीमिंग की और आन रान की उम्र तो बिल्कुल बराबर है। उन्हें पता था कि ज़ीमिंग आन रान का ही बेटा है, तो वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है ये भी मेरी ही पोती है, ये ट्विंस थे। सीतुमू कहने लगता है कि इस यून शांग से बच के रहो, इसने जो एक्सीडेंट कराया था उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी मम्मी और मेरे मॉम डैड उन दोनों की डेथ हुई थी और यही यून शांग अंकल थे सीतू ग्रुप से जिन्होंने तुम्हारी कंपनी की प्राइसेस में गड़बड़ की थी, जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मी डिप्रेशन में चली गई थी। पर आन रान को इस तरह की कोई बातें याद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यून शांग पर भरोसा करें जिसने इतने साल उसकी हेल्प की है, या फिर इस नए आदमी सीतुमू पर। उधर डैड बहुत चालाकी से शिंग का एक बाल तोड़ लेते हैं और उसे टेस्ट के लिए भेज देते हैं, पर यून शांग की नजर बहुत तेज थी। उसने दादा के मैनेजर के हाथ में वो बाल देख लिया था। उधर जीजी ने भी अंदाजा लगा लिया था कि दादाजी को कुछ न कुछ शक हो चुका है, जैसे ज़ीमिंग और शिंग दोनों ही उनके पोता पोती हैं। वो सोचने लगती है कि इस तरह से तो आन रान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ दिनों बाद ही दादाजी की बर्थडे थी और इस बर्थडे पर सारे लोग आए हुए थे। जीजी तो बहुत खुश नजर आती है, हमेशा उनको मक्खन ही लगाती रहती थी। आज भी एक स्पेशल वाइन लेकर आई थी और कहती है कि दादाजी की बर्थडे की खुशी में ये मैं ही सर्व करूंगी। लेकिन इसी वाइन में उसने एक ड्रग मिला दी थी, बेहोशी की दवाई, और वो बहुत चालाकी से वो वाली वाइन सीतुमू को पिला देती है। सीतुमू पर उस ड्रग का असर तो होने लगा था, लेकिन उसे अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ आन रान, जो उसे आज बहुत सुंदर लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और दादाजी की बर्थडे की खुशी में उन्होंने आज फायरवर्क्स रखे थे, वो सारे इकट्ठे होकर वही देखने लगते हैं। आन रान कहती है कि ये नज़ारा कितना सुंदर है और सीतुमू भी उसे देखकर कहने लगता है कि हाँ वाकई ये नज़ारा तो बहुत सुंदर है। इतने में सीतुमू का सिर चकराने लगता है, वो अंदर चला जाता है, लेकिन जीजी बहुत चालाकी से एक काम के बहाने उसे अपने कमरे में बुला लेती है और यहाँ पर उसके सामने वो खुद को प्रेजेंट करती है। वो उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता, जाने ही वाला था कि बेचारा बेहोश हो जाता है। अब वो उसे यूज करती है और इस तरह से फ्रेम करने लगती है कि जैसे उसने जीजी को यूज किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चीखें मारती हुई उठती है और फिर दादाजी ये सीन देख लेते हैं और फिर अपने ही पोते को डांटते हैं कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। ये तुमने जीजी के साथ क्या किया है, अब तुम्हें कंपनसेट करना होगा। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, अब तुम्हारी शादी जीजी से ही होगी। लेकिन सीतुमू बहुत चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की मुझे फ्रेम कर रही है, पर दादाजी किसी की नहीं सुनते। इवन के दादाजी की तो तबीयत भी खराब हो गई थी, अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था और यहाँ पर आन रान उसे भी सीतुमू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल उसका हाथ पकड़ रहा था, थोड़े दिन पहले उसकी केयर कर रहा था, लेकिन अब उसने जीजी के साथ क्या किया है। वो लोग दादाजी को देखने जाते हैं, लेकिन दादाजी आन रान को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पोते के आगे पीछे क्यों फिरती हो, इसे छोड़ने के क्या लोगी। आन रान भी गुस्से में कह देती है कि मुझे आपके पोते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीतुमू ये सुनकर बहुत हर्ट होता है और साथ ही साथ कहने लगता है कि मुझे भी जीजी में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये सब उसकी स्कीम थी मुझे फंसाने के लिए। अब जब आन रान वहाँ से चली जाती है तो दादाजी कहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत साल से एक बात छुपाई है और वो ये है कि जीजी ज़ीमिंग की बायोलॉजिकल मदर है और वो बहुत अच्छी लड़की है। जो तुमने कल रात किया है ऐसे ही पहले भी एक दफ़ा ड्रंक होकर किया था, लेकिन जीजी ने मुझे ये बताने से रोक दिया था। वो खुद से तुम्हारा दिल जीतना चाहती थी। जबकि आन रान बाहर गुस्से में खड़ी हुई थी, सीतुमू बाहर आकर उसे मनाने की कोशिश करता है। वो बात नहीं सुन रही थी तो जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है और नर्सेज और बाकी स्टाफ के सामने खड़ा होकर उसे कह देता है कि मुझे जीजी में कोई इंटरेस्ट नहीं और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है एक्सेप्ट करने में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जबकि उसी टाइम पर अंदर दादाजी को खबर मिलती है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया था और पता चलता है कि शिंग उन्हीं की ही पोती है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं कि इतनी पली पलाई इतनी प्यारी सी पोती भी मिल गई मुझे।
जबकि आनरान आज जीजी के मम्मी डैडी को देखने के लिए जाती है और वहाँ पर यून शांग ने उनको भी अपने साथ मिलाया हुआ था। वो उनसे एक्सप्लेनेशन पूछने लगती है कि मुझे तो बहुत सी बातें याद नहीं है, कि आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरी मम्मी के साथ हुआ क्या था। और उसके स्टेप डैड यून शांग के कहने पर कुछ ऐसी कहानी सुनाने लगते हैं कि जिससे लग रहा था कि सीतुमू के पेरेंट्स जबरदस्ती तुम्हारी मम्मी को अपने साथ लेकर गए थे और फिर उन तीनों का इकट्ठे ही एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसे ही वाइब्स देते हैं कि जैसे इस सब के पीछे सीतुमू के पेरेंट्स का हाथ है। उधर सीतुमू आज बहुत ज्यादा परेशान था और ड्रंक होकर एक बार में बैठा हुआ था। जीमिंग ने आंटी आनरान से कहा था कि मेरे डैड को जाकर बचाएं। अब वो जाती है और ड्रंक सीतुमू को अपने साथ कार में बिठाकर वहां से वापस ले आने लगती है। सीतुमू से बहुत कहता है कि मेरा विश्वास करो, जीजी और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ और मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। दादाजी कहते हैं कि जीजी जीमिंग की मामा है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं। ये सुनकर आनरान रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हारे दादाजी यही चाहते हैं तो तुम उसी से ही शादी करो। लेकिन इसी बीच उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था कि इतने में सीतुमू आगे बढ़ता है और आनरान को कवर कर लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई चोट लगे, जो भी घाव लगे सिर्फ सीतुमू को लगे। और फिर उसके बाद जब वो रो रही थी तो वो उसे हग भी करता है और उससे कहने लगता है कि तुम परेशान ना हो, मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इसके साथ ही वो उसे एक किस भी करता है। लेकिन इतने में आनरान कहने लगती है कि तुम ड्रंक हो, चलो घर वापस चलते हैं। अब आनरान चाहती थी कि जीमिंग से कुछ फासला रखें क्योंकि दादाजी की विश थी कि सीतू की और जीजी की शादी कराएं। लेकिन जीमिंग हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करता था कि जैसे उसे ही अपनी मम्मा मानता हो। और वो आनरान के साथ मिलकर दादाजी के लिए एक सूप भी बनवाता है और उसके बाद उन्हें देने हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन दादाजी आनरान को देखकर दोबारा से गुस्से में आ जाते हैं। आनरान पूछती है कि मुझे आपसे कुछ बातें जाननी है, क्या मेरी मम्मी का एक्सीडेंट आपके बेटे के साथ हुआ था? वो आगे से गुस्से में आ जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है। आनरान को निकाल देते हैं। ऊपर से यून शांग आ जाता है और दादाजी को संभालने लगता है। दादाजी कहते हैं कि अब तुम और सीतुमू दोनों ही आपस में रिलेटिव्स हो और कोई भी नहीं बचा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुलह कर लो, पुरानी बातें भुला दो। लेकिन यून शांग को अंदाजा हो जाता है कि दादाजी को पता है कि इस सब के पीछे उसी का ही हाथ था। वो दादाजी को कहने लगता है कि इतने साल की नफरतें जो मैंने दिल में पाली हुई हैं और मैं बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। और इसके साथ ही वो दादाजी को खत्म करने की प्लानिंग करने लगता है। अब वो बाहर आता है और आनरान से कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी और वो ये थी कि एक्चुअली तुम्हारी शिंग का रियल डैड मैं हूँ और हम एक कपल थे। उसके बाद तुमने शिंग को जन्म दिया, लेकिन शॉक की वजह से तुम कोमा में चली गई थी और उसके बाद जब तुम उठी तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। मैं अब तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आनरान को उससे कोई भी ऐसी वाइब्स नहीं आ रही थी कि जैसे वो कभी कपल रहे हों। वो उनको खुद से दूर कर देती है। अगर आनरान को कोई अच्छा लगता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सीतुमू था और ये सोच सोच कर वो बहुत रोती है कि कभी मैं और यून शांग एक कपल हुआ करते थे। ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। इतने में उसे ऑफिस में मिलने के लिए सीतुमू आता है और उससे कहने लगता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गड़बड़ हो गई है। ये साइट 9 का प्रोजेक्ट था जिस पर वो दोनों कंपनीज इकट्ठी थी और वहाँ पर बहुत सारी इंजरीज भी हुई थी। लेकिन सीतुमू कहता है सब मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, मुझे बस लाइफ में एक चांस तो देकर देखो। लेकिन इतने में उसे कॉल आती है और पता चलता है कि दादाजी आईसीयू में है। वो तुरंत ही दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब तक पहुँचे थे तो पता चलता है कि दादाजी की डेथ हो गई है। वो तो पहले ठीक ठाक थे। सीतुमू को शक होने लगता है कि कहीं यून शांग इस सब के पीछे तो नहीं, क्योंकि वही लास्ट पर्सन था जो कि दादाजी से मिला था। जबकि यून शांग इस वक्त बड़ी शांति से ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे पता था कि दादाजी तो खत्म हो चुके हैं। अब रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं। वो हर तरह से सीतुमू को हर्ट करना चाहता था। वो आनरान से कहने लगता है कि मुझे एक और बात पता चली है और वो ये कि हमारे तो ट्विंस थे और उसमें से एक बच्चा तुमसे जीजी ने छीन लिया था। वो बच्चा और कहीं नहीं है बल्कि वो जीमिंग ही है और जाकर उसने सीतुमू को दे दिया था। ये बात सुनते ही आनरान को भी कुछ यादें आने लगती हैं। वाकई जीजी ने उसे एक बच्चा छीना था और जब वो चली गई थी तो उसके बाद उसकी पहले वाली बेटी जो कि शिंग थी वो रोने लगी थी और पता चल जाता है कि वो तो जिंदा है। ये सुनकर वो दोबारा शॉक में चली जाती है। ये सब याद आने पर वो दौड़ती हुई जीमिंग के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है कि मैं तुम्हारी रियल वाली मम्मी हूँ और तुम मेरे बेटे। यून शांग भी फायदा उठाने लगता है मौके का और जीमिंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ और हम एक फैमिली के तौर पर चारों जुड़ चुके हैं।
तुम दोनों बहन भाई हो और अब अपने मम्मी डैडी के साथ रहोगे। लेकिन ज़ीमिंग चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरा एक ही डैड है और वो है सीतुमू, और उसके अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। सीतुमू भी पहुंच जाता है और यून शांग से अपना ज़ीमिंग वापस छीन लेता है और कहता है कि कुछ तो शर्म करें, एटलीस्ट आप दादाजी के फ्यूनरल का तो इंतजार कर लें अगर आपने कोई भी ड्रामा रचना है तो। सीतुमू इस सब से बहुत हर्ट हुआ था और यून शांग उसके दिल को जैसे ठंड पड़ रही थी सीतुमू को तकलीफ में देखकर। अब यून शांग जानबूझकर आन रान के क्लोज आने की कोशिश करता है। उसके घर तक भी पहुंचा था, लेकिन आन रान उसे घर से भेज देती है और कहती है कि सब एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगेगा, मैं कुछ अकेले समय बिताना चाहती हूँ। जबकि शिंग बेचारी को ज़ीमिंग की टेंशन हो रही थी। वो कहने लगती है कि ज़ीमिंग को तो अंकल सीतुमू के साथ रहने की आदत है, वो कैसे रहेगा अपने डैड के बिना, प्लीज उसे अपने डैड से दूर ना करें। अब एक तरफ सीतुमू को घर की टेंशन थी और दूसरी तरफ यून शांग ने शेयर होल्डर्स को खरीदना शुरू कर दिया था और बिजनेस में अब उसे सपोर्ट करने के लिए दादाजी भी नहीं थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी उसे लोग बहुत तंग करते हैं और कहते हैं कि तुम ये सीट छोड़ दो, बल्कि किसी सीनियर को दे दो। उधर यून शांग स्टेप बाय स्टेप आन रान को पुरानी बहुत सारी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और अब भी वो कुछ फोटोज लेकर आता है और कहता है कि देखो सीतुमू के डैड का तुम्हारी मम्मी कभी क्रश हुआ करती थी और इसीलिए वो उनको अब ब्लैकमेल कर रहा था उनकी कंपनी के शेयर्स के साथ गड़बड़ करके, और यही बात सीतुमू की मम्मी को पता चल गई थी और वो खत्म तो उन दोनों को कराना चाहती थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में वो खुद भी मारी गई। अब आन रान बहुत दुखी हो जाती है। एक यून शांग ही तो था, इसने इतने साल उसका साथ दिया था। उसे लगने लगता है कि सीतुमू की मम्मी ही उसकी मम्मी की कातिल है। अब यून शांग के चले जाने के बाद आन रान बहुत टेंशन में थी। इतने में सीतुमू उसके घर पर आता है और उसे कहने लगता है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से ज़ीमिंग बहुत डिस्टर्ब है और तुम्हें बहुत याद भी करता है, क्या तुम एक दफ़ा उसे देखने के लिए आ सकती हो। और वो भी उसके साथ चली जाती है। एक्चुअली ये सब ज़ीमिंग की ही चालाकी थी। वो एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो बहुत बीमार है और इस वक्त बहुत टेंशन में भी, लेकिन वो इतना अच्छा एक्टर था कि उसकी एक्टिंग के साथ सीतुमू से बराबर की एक्टिंग ही नहीं हो पा रही थी। और आन रान सारा गुस्सा सीतुमू पर करती है कि तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा, कि मैं डैड और मम्मी दोनों के साथ रहना चाहता हूँ और सीतुमू के अलावा मेरा कोई डैड नहीं। अब आन रान बेचारी को टेंशन की वजह से सारी रात नींद नहीं आती। वो नेक्स्ट डे शियाओ से जाकर स्लीपिंग पिल्स मांग रही थी और यही स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए ऊपर से वहाँ सीतुमू भी पहुंच जाता है और उन दोनों को समझ आती है कि उनकी कंडीशन एक ही जैसी है। अब नेक्स्ट डे दोबारा से ज़ीमिंग की चालाकियां स्टार्ट हो गई थी। अब की दफा उसने डैड को अच्छे से ट्रेन किया था और वैसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसे फीवर हो गया है और वो मम्मी डैडी दोनों की ही केयर चाहता है। अब आन रान को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी और उसके नेक्स्ट डे ही दादाजी का फ्यूनरल था जिसे सारे लोग अटेंड करते हैं। और फ्यूनरल खत्म होने के बाद सीतुमू की और यून शांग की लड़ाई भी होती है, लेकिन ज़ीमिंग आकर बीच बचाव कराता है। पर यून शांग और आन रान वहाँ पहुँच जाते हैं। यून शांग कहता है कि तुमने कहा था कि फ्यूनरल के बाद सब डिस्कस करेंगे, ये आन रान का ही बेटा है और इसे हम लेकर ही जाएंगे। और उसके बाद वो ज़ीमिंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ज़ीमिंग बहुत रोता है, चिल्लाता है। शिंग कहने लगती है इसे मैं हैंडल कर लूंगी। और जब बड़े लोग साइड पर हो जाते हैं तो वो उसे कहने लगती है बस करो एक्टिंग, मेरे सामने ड्रामे नहीं चलेंगे। और वो दोनों टीम अप कर लेते हैं। शिंग कहने लगती है कि मुझे भी यून शांग अंकल बिल्कुल नहीं पसंद, इससे बेटर तो मैं तुम्हारे डैड को ही अपना डैड मान लूं। उधर सीतुमू आज बहुत ड्रिंक करता है और उसके साथ उसका फ्रेंड शियाओ भी था और सुबह सुबह उन दोनों की हालत बहुत खराब थी। असिस्टेंट आता है और सीतुमू को जगाकर अपने साथ ऑफिस में ले जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको बुलाया है। एक्चुअली दादाजी की विल मिसिंग थी और उसके बाद आज शेयर होल्डर्स यही कह रहे थे कि हम बहुत जल्द यून शांग को इस कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यादा मैच्योर है और कैपेबल भी, इसलिए सीतुमू को उसकी सीट से हटाना चाहते थे। आन रान को ये सब सुनकर दुख तो हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर सकती है। इतने में दादाजी की यादों को देखते देखते उनका कमरा चेक कर रहा होता है कि सीतुमू को वहां पर एक फाइल में कुछ प्रूफ मिलते हैं और उसे पता चल जाता है कि दादाजी अच्छे से जानते थे कि आन रान की कंपनी के साथ जो गड़बड़ की है वो यून शांग नहीं की है। वो समझ जाता है कि ये प्रूफ वो आन रान को दिखाकर उसे सारी रियलिटी समझा सकता है। जबकि उधर यून शांग आज बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर गया था, लेकिन बच्चे वो गिफ्ट देखकर सैड हो जाते हैं कि हमारे डैड बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको तो पता ही नहीं कि हमारी पसंद नापसंद क्या है।
बच्चों को सैड देखकर यून शांग आन रान के साथ जाकर शॉपिंग करने लगता है बच्चों के लिए, जबकि खुद शिंग वहां से जीमिंग को भगा देती है और कहती है कि तुम जाकर अपने डैड से मिल लो। वो अपने डैड के पास चला जाता है और सीतुमू अपने बेटे को 2 दिन बाद देखकर बहुत खुश होता है। जबकि उधर यून शांग वो आन रान के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता था, पर आन रान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। यून शांग से अब मजीद एक्टिंग नहीं होती थी। वो जेंटलमैन बनने का नाटक छोड़कर आन रान से गुस्से से बात करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चों की मामा हो और अब हमारा ही फ्यूचर है, जल्दी से या देर से तुम मान लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन आन रान गुस्से में वहां से चली जाती है और उसे पता चलता है कि जीमिंग सीतुमू के पास है। वो वहीं पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी और सीतुमू की लड़ाई होती है, जिसकी वजह से वो जाकर ड्रिंक करने लगी थी और फिर सीतुमू ही जाकर उसे संभालता है और फिर घर वापस लेकर आता है। वो उसके ऊपर वॉमिट कर देती है तो वो अपनी भी शर्ट उतार देता है और उसके बाद उसके ऊपर पानी फेंकता हुआ उस पर गुस्सा करता हुआ वहां से चला जाता है कि अपनी आंखें खोलो। अब वो जब थोड़ी देर बाद होश में आती है तो उसे वो वही डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें प्रूफ थे कि उसकी मम्मी को और उसकी कंपनी को किसी और ने नहीं बल्कि यून शांग ने ही जानबूझकर फंसाया है। ये सुनकर आन रान भी शॉक में चली जाती है और सीधी जाती है अपने स्टेप डैड के पास और उनसे कहने लगती है कि आपने भी मुझे धोखा दिया और इस सब का हिस्सा बन गए। और जब वो इतने पक्के प्रूफ देखते हैं तो वो भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ये सारा कुछ यून शांग नहीं कराया था। यून शांग को भी उधर पता चल जाता है कि उसके असली रंग तो सामने आ ही चुके हैं, तो वो घर जाता है और जाकर शिंग को गायब कर देता है। डैड के फ्यूनरल के बाद ही सीतुमू ने अपना और जीमिंग का डीएनए टेस्ट करने को दे दिया था और उसके रिजल्ट आ जाते हैं। शियाओ तुरंत ही बताता है आन रान को कि तुम्हारे बच्चों का डैडी कोई और नहीं बल्कि सीतुमू है। ये सुनते ही वो शॉक में चली जाती है और उसे सब याद आ जाता है। जब उसकी कंपनी को सीतू ग्रुप एक्वायर करने वाला था तब वो एक दफ़ा सीतुमू से बात करने के लिए गई थी और वो उसके कमरे में जाती है। उस वक्त शावर ले रहा था और ड्रंक था। एक्चुअली उसके ड्रिंक में किसी ने मेडिसिन मिला दी थी और वो ये थी जो कि खुद उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर आन रान पहुँच गई थी और आन रान और सीतुमू दोनों ड्रंक थे और उसने ट्विंस को जन्म दिया था। लेकिन ये सारा कुछ यून शांग ने उसे हिप्नोटाइज करके उसे भुला दिया था, जिसकी वजह से उसे अमनीजिया हो गया था और अब उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो जाती है घर और उसे पता चलता है कि यून शांग उसकी बेटी को लेकर चला गया है। वो बहुत रोती है और परेशान होती है, पर सीतुमू कहता है कि मैं अपनी बेटी की सुरक्षा करूंगा। अब वो लोग यून शांग के पीछे जाते हैं और उसे एक बहाने से घर से बाहर निकलवाते हैं कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन यून शांग उनकी चाल समझ चुका था। वो लोग जैसे ही दोबारा घर में एंटर होते हैं तो वो भी वहां पहुंच जाता है। सीतुमू 1-2 लोगों को तो ठिकाने लगा था जो उसके गार्ड्स थे, लेकिन उसके बाद वो उनके हाथों ट्रैप हो चुका था, सिर्फ अपनी बेटी शिंग की सुरक्षा के लिए। यून शांग कहता है कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ठीक ठाक रहे तो फिर आओ और मुझसे 1-on-1 मुकाबला करके दिखाओ। सीतुमू से फाइट करता है, उसे हरा भी देता है और यहाँ पर वो मौका देता है आन रान को कि वो शिंग को लेकर भाग जाए। वो लोग जैसे ही वहां से भाग रहे थे तो आन रान को एक चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो गिर गई थी, पर वो उसे कसम देती है कि तुम शिंग को यहाँ से ले जाओ। सीतुमू अब शिंग को तो सेफ कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो शियाओ के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है। वो कहता है कि यून शांग सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी चाहता है, सीतू ग्रुप लेगा और फिर उसके बाद ही वो आन रान को मुझे देगा, पर मुझे आन रान सबसे प्यारी है। एक्चुअली सीतुमू भी वो सारा कुछ जान चुका था कि आन रान उसके बच्चों की मामा है और ड्रंक होकर उसने उसी के साथ ही नाइट स्पेंड की थी। जबकि उधर यून शांग कहने लगता है कि मेरी मम्मी क्योंकि एक मिस्ट्रेस थी इसलिए उनको हमेशा से नीचा देखा गया और उनसे दादाजी ने इतना बुरा ट्रीट किया था, एक नौकर बनाकर रखा था। उन्होंने मेरी आंखों के सामने अपनी जान ली थी और इसीलिए मैं सीतुमू के डैड से हमेशा बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैं उनकी जगह चाहता हूँ और अब वो कंपनी को दोबारा हासिल करना चाहता था। अब नेक्स्ट डे पूरी प्लानिंग के साथ यून शांग ने उस कंपनी पर कब्जा करने का फैसला किया था। सीतुमू भी कहता है मैं अपने सारे शेयर्स वॉलंटरीली इनको देता हूँ, मेरा अब इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं। और ये कहकर वो आन रान को हासिल कर लेता है। आन रान भी सिर्फ उसे टेस्ट कर रही थी और उसके बाद वो वही वसीयत सामने ले आती है जो कि दादाजी की मिसिंग हो गई थी। एक्चुअली घर में रहते हुए आन रान ने वो चुरा ली थी और अब उसी विल के थ्रू पता चलता है कि दादाजी ने अपने सारे शेयर्स सीतुमू के नाम किए हैं और यून शांग के पास कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद यून शांग को पुलिस भी अरेस्ट करके चली जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और जीमिंग अपने डैड को एक रिंग देता है और कहता है कि अब की बार प्लीज कोई गलती ना करना। और उसके साथ ही वो आन रान को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सारा कुछ शियाओ भी देख रहा था। वो आन रान को लाइक करता था। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन वो उस फैमिली को खुश देखकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब फाइनली आन रान की और सीतुमू की शादी हो चुकी थी। सीतुमू आन रान का बहुत ख्याल रखता था
और वो बहुत रोमांटिक भी था। यहाँ पर एक दफ़ा दोनों बच्चे आते हैं और अपने डैड से कहने लगते हैं कि हमारी एक विश है और वो ये है कि हमें एक छोटा बहन भाई चाहिए। अब ये सुनते ही आनरान तो शर्मा जाती है, जबकि सीतुमू बहुत खुश होता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और फिर कुछ अरसे बाद का सीन दिखाते हैं। आनरान दोबारा से प्रेग्नेंट है और वो काम पर जा रही होती है। सीतुमू उसका बहुत ख्याल रखता था, रोज़ाना खुद उसका नाश्ता बनाता था, उसके लिए लंच भी प्रिपेयर करता था। लेकिन अब की बार वो प्रेगनेंसी में अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी केयर करने के लिए तीन लोग थे जो कि हर कदम पर उसकी सुरक्षा करते थे। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।